हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर बीबी जैमिनी आपको एडवांस कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ। अनंत स्पर्शियाँ, असिम्प्टोट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि असिम्प्टोट्स क्या होते हैं, किस तरीके से निकाले जाते हैं। एल्जेब्रिक जो कर्व होते हैं उनके लिए मैंने वर्किंग रूल भी आपको बताया था, ठीक है, कि किस तरीके से अपन इसको एल्जेब्रिक कर्व जब दे रखा हो आपको तो अनंत स्पर्शियाँ किस तरीके से ज्ञात करते हैं। उस वर्किंग रूल्स में मैंने आपको कुछ स्टेप्स भी फॉलो करने के लिए बोले थे। उनके आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको एग्जांपल के लिए कि भाई किस तरीके से इस वर्किंग रूल्स को अपन स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को करेंगे, वो भी मैंने आपको बताया था, राइट। अब अनंत स्पर्शियाँ का अल्टरनेटिव जो मेथड्स है, अल्टरनेटिव वैकल्पिक विधियां हैं, उसके अलावा भी और विधियां हैं, वो आज पढ़ेंगे अपन इस लेक्चर में, ठीक है, राइट। तो अनंत स्पर्शियाँ अल्टरनेटिव मेथड्स मीन्स वैकल्पिक विधियां, अन्य विधियां जो है वो भी आज पढ़ते हैं अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने के लिए। बीजीय वक्रों की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने हेतु क्रियाविधि वर्किंग मेथड के अलावा अन्य सुविधाजनक वैकल्पिक विधियां निम्न है। पहली विधि है आपकी मेथड ऑफ लिमिट्स, राइट, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे सीमा विधि। और दूसरी विधि है बाई इन्फेक्शन, ठीक है, इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन निरीक्षण के द्वारा भी अपन कर्व की इक्वेशन को देख करके और अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कर सकते हैं। ये दो विधियां हैं जिनके बारे में अपन आज डिटेल पढ़ेंगे और इस पर आधारित कुछ सवाल भी करके मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये विधियां स्पष्ट हो जाएंगी, राइट। तो अब अपन एक एक करके इन विधियों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपन सीमा विधि के बारे में पढ़ते हैं, मेथड ऑफ लिमिट, ठीक है। क्या होता है मेथड ऑफ लिमिट? सीमा की विधि द्वारा अनंत स्पर्शी ज्ञात करने हेतु निम्न 4 प्रकार की स्थितियों में वक्र की समीकरण हो सकती है। अब सबसे पहले तो अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए अपने को कोई वक्र की समीकरण दी हुई होगी। अब उस वक्र की समीकरण में अपन देखेंगे तो 4 तरीके की स्थितियों में वक्र की समीकरण हो सकती है। तो उसको देख कर के ही हम डिसाइड करेंगे कि कौन से केस में वक्र की स्थिति किस तरीके की है और उसको अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने के लिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके अपन चारों केस देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन इनको केस नंबर 1 पे आते हैं। केस नंबर 1 है आपका कि जब y माइनस m1x इस टाइप का कोई नॉन रिपीटेड फैक्टर है, ठीक है, वो n कोटि के पदों का अर्थात वक्र की समीकरण निम्न रूप में है। n कोटि का कोई कर्व है, उसमें एक फैक्टर y माइनस m1x हो, नॉन रिपीटेड फैक्टर मतलब एक ही बार हो। जैसे मैंने आपको दे रखा है ये y माइनस m1x इंटू एफ एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस वन इक्वल टू 0। ये कोई कर्व की समीकरण है, वक्र की समीकरण है, ठीक है। इसमें एफ एन माइनस वन में केवल n माइनस वन के कोटि के पद हैं, ठीक है, और एक फैक्टर इससे गुणा हो रहा है y माइनस m1x, ठीक है, और शेष पदों को मैंने प्लस करके पी एन माइनस वन लिख दिया। तो पी एन माइनस वन शेष पदों को दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कर्व की इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट में दे रखी है, y माइनस एम वन एक्स इंटू एफ एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस वन इक्वल टू 0, राइट। तो यदि इस तरीके के एक भी आपको केस हो सकते हैं, तो ये पहला केस इस तरीके का हो सकता है। अब इनकी अनंत स्पर्शियाँ निकालना मैं अभी बताऊँगा बाद में आपको, पहले आप ये देख लेंगे किस किस तरीके के केस पॉसिबल है, मतलब वक्र की समीकरण आपको किस किस सवाल में किस किस तरीके की दी हुई मिल सकती है। तो पहला केस तो ये है कि एक फैक्टर हो आपको, ठीक है, y माइनस एम वन एक्स। केस नंबर 2 है, इसमें फैक्टर y माइनस एम वन एक्स का होल स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, ये n कोटि के पदों का गुणनखंड हो।
अर्थात वक्र की समीकरण किस तरीके से बनेगी, वो बनेगी y माइनस एम वन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ एन माइनस टू प्लस पी एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। इस फॉर्मेट में कोई वक्र की समीकरण आपको दे रखी है जिसमें कि y माइनस एम वन एक्स का होल स्क्वायर कोई इसका फैक्टर है, ठीक है। और पी एन माइनस वन में क्या है, शेष पद हैं, ठीक है। एफ एन माइनस टू में केवल एन माइनस टू कोटि के पद है और उसके अलावा जो भी पद बच रहे हैं वो पी एन माइनस वन है, ठीक है। तो एक इसकी शर्त है, ठीक है, कि पी एन माइनस वन में कोई भी गुणनखंड y माइनस एम वन एक्स का नहीं होना चाहिए। मतलब पी एन माइनस वन में वो पद है उसका कोई भी किसी भी तरीके से अपन गुणनखंड करें तो उसमें y माइनस एम वन एक्स उस गुणनखंड का नहीं होना चाहिए, उस टर्म्स में ये गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ये इसकी शर्त है, ठीक है। तो ये सेकंड केस हो गया जबकि y माइनस एम वन एक्स का होल स्क्वायर फैक्टर हो और सेकंड जो रेस्ट टर्म्स है उनमें y माइनस एम वन एक्स गुणनखंड नहीं हो, ठीक है बच्चों। तो ये केस सेकंड होगा। केस थर्ड पे अपन आप आते हैं। तो केस थर्ड में क्या किया है कि ये स्क्वायर तो हो, ठीक है, लेकिन जो वहाँ अपन ने मना किया था कि जो रेस्ट टर्म्स है उसमें y माइनस एम वन एक्स गुणनखंड नहीं हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये कह रहा है कि y माइनस एम वन एक्स गुणनखंड हो और बाकी के रेस्ट टर्म्स पी एन माइनस टू से दी गई हो। तो इसका मतलब केस थ्री में वक्र का जो समीकरण है वो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन में इस फॉर्मेट में होगा, y माइनस एम वन एक्स का होल स्क्वायर एफ एन माइनस टू प्लस वाई माइनस एम वन एक्स इंटू जी एन माइनस टू प्लस पी एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये जो मैंने आपको रेड कलर से अंडरलाइन करके बता रखी ये सारी टर्म्स जो है एफ एन माइनस टू एम जी एन माइनस टू में एन माइनस टू कोटि के पद हैं, ठीक है। और जब पी एन माइनस टू में शेष जो भी टर्म्स बच रही है उनकी कोटि एन माइनस टू से अधिक नहीं है, ठीक है, या तो बराबर होगी या फिर कम होगी। इस तरीके के फॉर्मेट में यदि आपको वक्र की इक्वेशन दे रखी है तो उनकी अनंत स्पर्शियाँ कैसे निकालेंगे ये मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, ठीक है बच्चों। और चौथा केस इस तरीके का हो सकता है कि ये स्क्वायर की जगह क्यूब भी हो सकता है, ए फैक्टर y माइनस एम वन एक्स होल क्यूब इंटू एफ एन माइनस थ्री प्लस पी एन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। इस तरीके की कर्व की समीकरण भी हो सकती है। इनको भी मैं ये केस थ्री के जैसे ही करूँगा। इसमें ये जो y माइनस एम वन एक्स का होल स्क्वायर है यहाँ पर y माइनस एम वन एक्स का क्यूब है, ठीक है। तो इसकी जो अनंत स्पर्शियाँ हैं वो भी अपन ऊपर के मेथड से ज्ञात करेंगे, ठीक है। y एम माइनस वन की घात 3 से अधिक भी हो सकती है, उनको भी इसी तरीके से अपन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये चार केसेस आपको पॉसिबल है जिसमें आपको वक्र की समीकरण दी हुई हो सकती है। तो अब अपन एक एक केस को अपन इसमें लेते हैं कि कैसे कैसे अपन इनकी अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रकार का केस है, पहले प्रकार का जो केस है केस वन, इसमें अनंत स्पर्शियाँ हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो केस वन में मैंने आपको समीकरण दिए जो यहाँ पे एक नंबर समीकरण में दिखा रखा y माइनस एम वन एक्स इंटू एफ एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये एक केस वन था कि जिसमें कर्व की समीकरण इस तरीके की फॉर्मेट में दी हुई हो। तो स्पष्ट है कि फाई एन एम जो है इसमें वो जीरो होगा, ठीक है। उसका एक मूल एम वन भी होगा क्योंकि y माइनस एम वन एक्स है, इसको भी तो अपन जीरो रखेंगे ना। तो इसका मतलब यहाँ से निकल करके m1 एक मूल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अनंत स्पर्शी एक अनंत स्पर्शी तो ये होगी ही होगी y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी, ठीक है, जहाँ पर c एक अचर परिमित मान का है। तो यदि आपको कर्व की इक्वेशन जो समीकरण नंबर एक दे रखी है इस तरीके के फॉर्मेट में दे रखी है तो y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी इसकी एक अनंत स्पर्शी होंगी, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर वन है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एफ एन माइनस वन का पूरा भाग लगा दिया तो y माइनस एम वन एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस पी एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस वन, ठीक है। अब अपन लिमिटिंग केसेस पढ़ रहे हैं अपन ये, तो अब इसकी लिमिट लेते हैं एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी दोनों तरफ की। उस केस में जब अपन एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लेते हैं तो y माइनस एम वन एक्स की लेंगे तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स विल टेंड टू m1,
ठीक है। ये दोनों लिमिट्स को लेने के बाद में आपको पता है सी क्या प्राप्त होगा, जो इक्वेशन नंबर 2 में दे रखा है, सी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई माइनस एम वन एक्स मीन्स इक्वल टू माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पी एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस वन। ठीक है, तो अब इससे सी अपने को प्राप्त हो गया, तो इसके सी की जगह में रख दूंगा, तो वाई माइनस एम वन एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपकी संगत अनंत स्पर्शी होगी, मीन्स जो अभिष्ट अनंत स्पर्शी इस केस में होगी वो होगी वाई माइनस एम वन एक्स, सी की जगह मैंने रख दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पी एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस वन इक्वल टू 0। ये आपको कोई अनंत स्पर्शी प्राप्त हो गई इस केस में, जबकि समीकरण आपको y माइनस एम वन एक्स एफ एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस वन इक्वल टू 0 फॉर्मेट में दे रखा है। केस 1 ये है। ठीक है बच्चों, अब केस 2 पढ़ते हैं अपन। द्वितीय प्रकार के केस में आपको कर्व की इक्वेशन में ये y माइनस एम वन एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने समीकरण नंबर 1 से डिनोट कर रखा है इसको, सेकंड केस का y माइनस एम वन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ एन माइनस टू प्लस पी एन माइनस वन इक्वल टू 0। इस तरीके की फॉर्मेट में आपको कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एफ एन माइनस टू का भाग लगा के दोनों, ठीक है, और पी एन माइनस वन को उधर 0 के उधर ले जाएंगे इक्वेशन की, तो अल्टीमेटली आपकी जो टर्म मिलेगी वो इस तरीके से मिलेगी, वाई माइनस एम वन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस टू। अब मैं लिमिट लेता हूँ दोनों तरफ की एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो आपको पता है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लेने पर ये y अपॉन एक्स विल टेंड टू m1। ठीक है, जहाँ पिछले केस में भी इसी तरीके से था। तो दोनों तरफ की लिमिट लेने के बाद में ये चीज़ मिल गई हमको। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो एफ एन माइनस टू है और पी एन माइनस वन है, इसमें टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे, एन माइनस टू में एक टर्म कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर x बचेगा और x तो इन्फिनिटी पे जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पी एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस वन का मान क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि जो c है ये इन्फिनिटी प्राप्त होगा। तो यदि c इन्फिनिटी प्राप्त होगा तो इसका मतलब c का मान अपरिमित हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी इस स्थिति में अनंत स्पर्शी इस वक्र की नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो यदि ये एफ एन माइनस टू प्लस पी एन माइनस वन इस तरीके के फॉर्मेट में दे रखा है और वाई माइनस एम वन एक्स का होल स्क्वायर से पहली टर्म गुणा हो रही है, ठीक है, तो इस तरीके के कर्व की अनंत स्पर्शियाँ नहीं होंगी। ठीक, अब अपन तीसरा केस डिस्कस करते हैं। तीसरे केस में आपको कर्व की इक्वेशन कैसे दे रखी होगी, वाई माइनस एम वन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ एन माइनस टू प्लस एक फैक्टर इसका y माइनस एम वन एक्स का इस टर्म में भी होगा, y माइनस एम वन एक्स इंटू जी एन माइनस टू प्लस पी एन माइनस टू इक्वल टू 0। यदि इस फॉर्मेट में कर्व की कोई इक्वेशन हो तो अब अपन अनंत स्पर्शियाँ किस तरीके से निकालेंगे। तो अब कर्व की इक्वेशन जो नंबर 1 में मैंने दे रखी है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एफ एन माइनस टू से पूरी इक्वेशन में भाग लगा दिया मैंने। तो पहली टर्म आपको y माइनस एम वन एक्स का होल स्क्वायर मिल गई प्लस दूसरी टर्म y माइनस एम वन एक्स इंटू जी एन माइनस टू अपॉन एफ एन माइनस टू मिल गई, और तीसरी टर्म आपको मिल गई जो रेस्ट बाकी पद है पी एन माइनस टू अपॉन एफ एन माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों अपन इसको ध्यान से देखेंगे, ये जी एन माइनस टू एफ एन माइनस टू पी एन माइनस टू ये पॉलिनोमियल्स टाइप है, मतलब शेष टर्म है, कोई एक टर्म नहीं है इसमें। इस तरीके की एन माइनस टू से की घात की पद है जी एन माइनस टू में, एफ एन माइनस टू में भी एन माइनस टू घात की पद है, और पी एन माइनस टू में भी एन माइनस टू घात की पद है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने इसको इस तरीके से सेट कर लिया। अब मैं दोनों तरफ की लिमिट लेता हूँ इसमें एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर आपको पता है वाई अपॉन एक्स विल टेंड टू एम वन। ठीक है, तो ये मैंने वाई माइनस एम वन एक्स का होल स्क्वायर की लिमिट ले ली पहली टर्म में, दूसरी टर्म में मैंने वाई माइनस एम वन एक्स की एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट ले ली, फिर इससे गुणा जो हो रहा है लिमिट उसकी भी ले ली, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी जी एन माइनस टू अपॉन एफ एन माइनस टू, और जो लास्ट वाला पद है ये प्लस पी एन माइनस टू अपॉन एफ एन माइनस टू, इसकी भी लिमिट ले ली मैंने एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये पद मिल जाएगा अपने को, प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पी एन माइनस टू अपॉन एफ एन माइनस टू इक्वल टू 0।
ठीक है। तो अब आप ध्यान देंगे तो पहले पद में जो सी का होल स्क्वायर मिलेगा, दूसरे पद में y माइनस एम वन एक्स है, इसमें सी मिल जाएगा। तो मैं ये जो दो लिमिट है जो सेम लिमिट है क्योंकि एग्जिस्ट करेगी, ऊपर भी n माइनस टू घात का पद है और नीचे भी n माइनस टू घात का पद है, इसका मतलब है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर कोई इनको इसका मान आएगा। तो मान लीजिए सपोज करें एक लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी जी एन माइनस टू अपॉन एफ एन माइनस टू का मान लेमडा ले लेते हैं, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पी एन माइनस टू अपॉन एफ एन माइनस टू का मान म्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपन इन दोनों को कांस्टेंट टर्म रखेंगे लिमिट लेने के बाद में, तो कोई सी में 2 डिग्री इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी आपको, द्विघात समीकरण। इसका सीधा सा मतलब है कि सी के दो मान होंगे, मान लीजिए C1 और C2, तो सी के दो मान होंगे तो आपको पता है कि अनंत स्पर्शी रेखाएं भी दो प्राप्त होंगी और समानांतर होंगी। ठीक है, एक इस अनंत स्पर्शी होगी y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन और दूसरी होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। तो इस केस में अपने को दो समानांतर अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त होंगी। ठीक है, अब एक फोर्थ लास्ट केस भी अपन देख लेते हैं कि इस केस में कर्व की इक्वेशन किस तरीके से देगी। ठीक है, इस केस में y माइनस एम वन एक्स की घात 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो उसी तरीके से जैसे अपन ने कर ये केस 3 में अपन ने पढ़ा है, यहाँ पर स्क्वायर थी, तो और केस 1 में भी अपन 2 में भी अपन ने पढ़ा है, यहाँ भी स्क्वायर थी। बस ये 2 में और 3 में फ़र्क ये है कि इसकी पहली ही टर्म में y माइनस एम वन एक्स की खंड होता है, दूसरी बाकी टर्मों में नहीं होता। और तीसरे केस में एक टर्म ऐसी भी हो सकती है जिसमें y माइनस एम वन एक्स का खंड हो सकता है। इन दोनों केसेस को इंक्लूड करते हुए अपन चौथे केस की को करते हैं। ठीक है, यदि मान लो ये घात 2 की जगह 3 हो, 4 हो, और भी कुछ भी हो सकती है, तो उस केस में अपन इनके सवालों को ये जो केस नंबर 2 है और केस नंबर 3 है उसकी तरीके से अपन इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैंने एक नोट दिया है आपको, काइंडली नोट दिस थिंग कि यदि वक्र की समीकरण में गुणनखंड y माइनस एम वन एक्स ही नहीं होकर के एक कांस्टेंट टर्म भी हो, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी उसका गुणनखंड हो। ठीक है, इस तरीके के कर्व भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको उदाहरण दे करके बताया है कि यदि कर्व की इक्वेशन इस तरीके की हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इंटू एफ एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस वन इक्वल टू 0, इस तरीके के फॉर्मेट में हो, तो अपन क्या करेंगे, एफ एन माइनस वन से दोनों तरफ भाग लगा देंगे। ठीक है, और फिर लिमिट ले लेंगे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर y माइनस एम वन एक्स तो है नहीं, जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स की विल टेंड टू एम वन, यहाँ पर तो c भी दे रखा है, तो इसका मतलब लिमिट निकल के आएगी, लिमिट आएगी व्हेन एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स इट विल टेंड टू माइनस a अपॉन b, राइट। तो इस तरीके से अपन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी की लेंगे, तो यहाँ पर आपको लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी प्राप्त होगा। तो आज इस प्रकार ये जो खंड है आपका गुणनखंड है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, इसके संगत अनंत स्पर्शी क्या मिल जाएगी आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पी एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस वन इक्वल टू 0, जहाँ पर अपन ये जब लिमिट निकालेंगे पी एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस वन ये एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो वहाँ पे ये मान रखेंगे ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी होगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये इस तरीके की लिमिट आएगी वहाँ माइनस ए बाई बी रख देंगे, उससे अपने को ये इक्वेशन अनंत स्पर्शी की प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके का सवाल भी आपको दिया हुआ हो सकता है, उसको करने के लिए अपन इस तरीके की विधि प्राप्त करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये नोट दिया है, राइट। अब आती है अपनी ये, अभी तक तो अपन सीमा विधि पढ़ रहे थे। ठीक है, अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने की एल्जेब्रिक वर्क, जो कर्व जो होते हैं, बीजीय वक्र जो होते हैं, उनके लिए अनंत स्पर्शियाँ किस तरीके से प्राप्त करेंगे लिमिटिंग मेथड से। ठीक है, सीमा विधि से, तो वो मैंने बताया। दूसरा मैंने आपको शुरू में कहा था कि दूसरी विधि निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शी ज्ञात करना भी है, कि किसी कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है, उसको देखते ही आप उसको बता देंगे कि भाई इसकी कौन कौन सी अनंत स्पर्शियाँ होंगी। निरीक्षण मात्र से आप उसमें कर्व की इक्वेशन मात्र के निरीक्षण से आप उसकी अनंत स्पर्शियाँ बता देंगे। तो इसमें क्या होता है, कैसे करेंगे ये,
जैसे मैंने समीकरण नंबर 1 में आपको दे रखा है, कोई कर्व की इक्वेशन है वक्र की एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इक्वल टू 0, इस तरीके का फॉर्मेट है। एफ एन का मतलब है एन घात के पद और एफ एन माइनस टू का मतलब है इसमें अधिकतम एन माइनस टू घात के पद हो सकते हैं, बाकी उससे कम वाले होंगे, सारे के सारे पद एफ एन माइनस टू में आ जाएंगे और एफ एन में एन घात के पद आ जाएंगे। तो इस तरीके के फॉर्मेट में यदि आपको इक्वेशन कोई दे रखी है तो निरीक्षण से अपन क्या करेंगे, देखें अनंत स्पर्शी कैसे निकालेंगे कि एफ एन का जो पहला टर्म है एन घात के पर उनका अपन फैक्टर करेंगे, लीनियर फैक्टर करेंगे, रेखिक गुणनखंड। ठीक है, जो रेखिक गुणनखंड हो जाएंगे, क्योंकि एन है तो एन गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, तो उन सबको अपन 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, क्योंकि रेखीय गुणनखंड है तो इसलिए 0 के बराबर रखते ही हर गुणनखंड इस एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो वो सारी लाइनें अनंत स्पर्शियाँ होंगी इस वक्र की। एक शर्त है बस इसमें कि जो रेखाएं प्राप्त होंगी उनमें कोई भी दो समानांतर या संपाती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समानांतर भी नहीं होनी चाहिए, मतलब सी की वैल्यू C1 C2 जो हो जाती है और एक प्रवणता एक जैसी हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कोई भी दो रेखाओं की प्रवणता एक जैसी नहीं होनी चाहिए और संपाती भी नहीं होना चाहिए। संपाती का मतलब ये है कि कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो भी एक जैसी हो और प्रवणताएं भी एक जैसी हो, तभी जा कर के दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें अपने को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शी के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब अपन एक देखते हैं कि कोई कर्व में इस तरीके का चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, निरीक्षण वाले में तो माना वक्र की समीकरण निम्न रूप में दे रखी है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाला अपना निरीक्षण से नहीं होगा, तो इसमें को मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। मान लो एफ एन माइनस वन में एन माइनस वन घात के पद है। ठीक है, और एफ एन माइनस टू में एन माइनस टू, ठीक है, या फिर उससे कम घात के पद हैं। तो यदि आपको समीकरण जो दे रखी है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू इक्वल टू 0 इस तरीके से मान लो आपको दे रखी है। ठीक है बच्चों, तो क्या कर सकते हैं अपन समीकरण 1 में एफ एन का एक गुणनखंड एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो समीकरण 2 से मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ एफ एन माइनस वन का भाग लगा के। अब आप ध्यान से देखेंगे इसमें लिमिटिंग विधि का प्रयोग करेंगे, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे तो इसमें लिमिट वाई अपॉन एक्स तो जैसे मैंने अभी बताया था माइनस ए अपॉन बी होगा। ठीक है, लेकिन अपन ध्यान देंगे तो जो टर्म जो एफ एन माइनस टू अपॉन एफ एन माइनस वन है, इसका जब अपन लिमिट लेंगे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी तो वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली जो टर्म है वो एन माइनस टू घात की है और नीचे वाली टर्म है एफ एन माइनस वन घात की है। तो नीचे वाली टर्म का घात बड़ा है, मतलब 1/x से मल्टीप्लाई होगा तब जाकर के ऊपर नीचे की घात बराबर होंगी। ठीक है, तो 1/x नीचे वाली में से कॉमन आ जाएगा, तो जब अपन लिमिट रखेंगे तो 1/x का मान तो 0 हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, तो इसलिए टर्म 0 हो जाएगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन माइनस टू अपॉन एफ एन माइनस वन 0 हो जाएगी। राइट, तो बचा क्या ए एक्स अनंत स्पर्शी क्या बचे कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके के यदि आपको इक्वेशन दे रखी है कर्व की समीकरण नंबर 2 में मैंने जो बताई है इस फॉर्मेट में दे रखी है, तो उसका जो ये पहला गुणनखंड होगा वही उसको 0 रख देंगे तो वही आपकी अनंत स्पर्शी हो जाएगी। तो ये निरीक्षण से भी पता चल जाएगा अपने को, ये तो मैंने आपको करके बताया है। बाकी आप देखेंगे निरीक्षण से समीकरण नंबर 2 में कि यदि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से जो गुणा हो रहे हैं पद वो एफ एन माइनस टू घात के हैं और बाकी के शेष पद हैं वो एफ एन माइनस टू घात के हैं, तो अल्टीमेटली इसमें जब अपन काम करेंगे तो इसकी अनंत स्पर्शियाँ ये जो पहला गुणनखंड है इसको 0 के बराबर रखने से प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा करके बताया ये किस तरीके से अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करते हैं। अब इसको समझने के लिए दोनों मेथड्स को, एक लिमिटिंग केस वाला मेथड और एक निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का मेथड, इसके लिए मैं एक आपको सवाल करके बताता हूँ, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स माइनस वाई प्लस टू इंटू 2x माइनस 3y प्लस 4 इंटू 4x माइनस 5y प्लस 6
प्लस 5x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये कोई वक्र की समीकरण है, इसकी हमको अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करनी है। तो पहले सबसे पहले तो सीमा विधि पढ़ते हैं, लिमिटिंग केस। तो लिमिटिंग केस में अपन सबसे पहले जो पहला गुणनखंड है वो x माइनस वाई प्लस 2 इसके संगत अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जिसके संगत अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं उसको तो रख लेते हैं, बाकी सबसे डिवाइड कर देते हैं अपन। यहाँ भी यही काम करा है मैंने। ठीक है फिर लिमिट ले लेंगे अपन एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू m1x से होता है तब जब एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लेते हैं तो y अपॉन एक्स विल टेंड टू m1 होता है। यहाँ पर y का x का गुणांक 1 है, इसलिए ये y अपॉन एक्स विल टेंड टू 1। सीमा लेने पर ये काम होगा एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स विल टेंड टू 1। ठीक है, ये सारे मान अपन इसमें लिमिट लेने के बाद में रख देंगे। तो इसकी x माइनस वाई प्लस 2 के संगत अनंत स्पर्शी क्या होगी, ये मैंने आपको लिमिट लेने के बाद में दिखा रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये जो आप ध्यान देंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो x माइनस वाई प्लस 2 प्लस 0, तो ये जो लिमिटिंग केस एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और y अपॉन एक्स विल टेंड टू यूनिटी। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे इस फैक्टर में नीचे की जो गुणनखंड या नीचे की जो पद हैं वो ऊपर के पदों से बड़े हैं, घात उसकी बड़ी है। तो नेचुरली जब 1/x नीचे आएगा तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, राइट। तो इसलिए मैंने इसको टर्म को 0 रख दिया है। ये थोड़ा बॉक्स में मैंने रेड बॉक्स में समझा भी दिया है इसको कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x इस तरह की टर्म इसमें से कॉमन आएगी, जिसकी लिमिट जैसे ही अपन इन्फिनिटी की लेंगे तो ये 0 टेंड करेगी। तो मैंने ये 0 रख दिया, इसलिए अल्टीमेटली जो अनंत स्पर्शी वो क्या आई, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये मैंने एक फैक्टर के सापेक्ष आपको निकाल के बताया x माइनस वाई प्लस 2 के। ये समीकरण नंबर देखेंगे अपन वक्र की, इस तरीके के इसके 3 फैक्टर है। तो दूसरा फैक्टर 2x माइनस 3y प्लस 4 है, इसके लिए भी फिर अपन इसी तरीके से लिमिटिंग केस ले लेंगे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसको एक तरफ रख लेंगे, बाकी के जो दोनों फैक्टर्स हैं उनसे अपन डिवाइड कर देंगे, तो इसमें भी 1/x आएगा, तो वो भी लिमिटिंग केस करेंगे जब वो भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपकी दूसरी अनंत स्पर्शी हो जाएगी। और इसी तरीके से तीसरी अनंत स्पर्शी 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो ये तीनों अनंत स्पर्शियाँ मैंने आपको लिमिटिंग केस से निकाल करके अभी बताई। ठीक है, अब इसी सवाल को अपन निरीक्षण विधि द्वारा करते हैं। ठीक है बच्चों, सवाल आपको दे रखा है x माइनस वाई प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3y प्लस 4 इंटू 4x माइनस 5y प्लस 6 प्लस 5x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसमें निरीक्षण से आप देखेंगे तो ये तीनों फैक्टर हो रहे हैं, नहीं हो रहे, पहले इस पदों में 3 फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा फॉर्मेट होगा f3 प्लस f1 इक्वल टू 0। समीकरण को इस रूप में रख सकते हैं ना, f3 का मतलब होता है, ये तो 3 घात की इक्वेशन है पहला टर्म तो, और लास्ट वाली जो है 5x माइनस 6y प्लस 7 है, ये एक ही घात की है। ठीक है, तो ये इसको किस तरीके से रख सकते हैं अपन, किस रूप में रख सकते हैं, f3 प्लस f1 इक्वल टू 0, इस रूप में ये समीकरण है। ठीक है, तो निरीक्षण से अपन f3 में जो भी खंड हैं उनको 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो 0 के बराबर रखते ही अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो मैंने आपको ध्यान है इस टर्म में जो भी गुणनखंड x माइनस वाई प्लस 2 और 2x माइनस 3y प्लस 4 और 4x माइनस 5y प्लस 6, इन सबको 0 के बराबर रख दिया, तो 3 अनंत स्पर्शी प्राप्त हो गई अपेक्षित अनंत स्पर्शियाँ। ठीक है बच्चों, और ऊपर लिमिटिंग केस में भी यही अनंत स्पर्शियाँ मिली, और निरीक्षण से भी मैंने इस सवाल को करके बताया अनंत स्पर्शियाँ वही मिलेंगी। ठीक है, तो दोनों विधियों से मैंने आपको इस सवाल करके बताया है। तो इसी तरीके से आप सवाल करने की कोशिश करें। दोनों विधि मैंने आपको क्लियर कर दिया। पहली विधि में आपको 3-4 केस मैंने आपको समझाया लिमिटिंग केस से, और ये निरीक्षण द्वारा किस तरीके से करते हैं। इसको पहले कर्व को एक निश्चित रूप में रख लेते हैं। ठीक है, उन टर्म्स में अंतर होना चाहिए, तो पहले जो टर्म है उसके गुणनखंडों को 0 के बराबर रख देंगे, तो निरीक्षण विधि से आपको अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके के सवाल करें। नेक्स्ट टर्म पे हम और भी आपको सवाल करके देंगे, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप भी घर पे एक्सरसाइज के लिए
अपने सवाल इस तरीके के दोनों मेथड्स पे आधारित सवाल करें। ठीक है बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्म पेपर फिर मिलते हैं। ओके ओके, थैंक यू।